गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सीएम मुकेश शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जीएसटी के प्रोविजंस रिलेटिंग टू डायरेक्टर सर्विसेज। यस, डायरेक्टर्स जो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अपॉइंट होते हैं, आइदर एज होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे रिलेटेड प्रोविजंस जीएसटी के अंदर कुछ इस तरह से हैं कि अगर कोई डायरेक्टर जिस कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है या जिस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, अगर उसी कंपनी या उसी बॉडी कॉर्पोरेट को वो डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, देन वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी सर्विसेज, क्या सिर्फ डायरेक्टर सर्विसेज इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ही इसके अंदर शामिल है या बाकी सर्विसेज भी इसके अंदर शामिल होंगी। इन सब बातों को चेक करने के लिए हमें जानना है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की एंट्री नंबर 6, जिसके अंदर डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं कि इसके अंदर स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि अगर डायरेक्टर कोई भी सर्विस अपनी कंपनी को देता है जिसमें वो डायरेक्टर अपॉइंटेड है तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा। तो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की एंट्री नंबर 6 कुछ इस तरह से है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो कॉलम नंबर 1 है उसके अंदर सर्विस टाइप बताया गया है, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सैड कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। प्लीज यहाँ पे मार्क करो, जो रेड वर्ड्स के अंदर है, रेड कलर्स के अंदर मैंने मार्क भी कर रखा है, टू दिस सैड कंपनी मींस उसी कंपनी को सर्विस दे रहा है जिसमें वो खुद डायरेक्टर है, तभी ये प्रोविजंस आरसीएम के अंदर कवर्ड होंगे। अगर वो डायरेक्टर किसी एक्स कंपनी में है और अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज किसी वाई कंपनी को दे रहा है जिसमें वो डायरेक्टर नहीं है तो आरसीएम के प्रोविजंस यहाँ पे नहीं लगेंगे। कॉलम नंबर 2 में बताया गया है डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट जो सर्विस देने वाला है, मेन सप्लायर, और कॉलम नंबर 3 में रिसिपिएंट के बारे में बात हुई है जो कि कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पे इन तीन टर्म्स को हमें समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 डायरेक्टर कौन होता है, नंबर 2 कंपनी क्या है, एंड नंबर 3 बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। अगर हम इन तीनों की डेफिनेशंस को चेक करें तो जीएसटी लॉ में प्रोवाइड किया गया है कि आपको रेफर करना है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो डेफिनेशन है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि लाइक डायरेक्टर वो पर्सन है जो कंपनी के बोर्ड के अंदर अपॉइंट होता है। नंबर 2, कंपनी से हमारा मतलब उस कंपनी से है जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 or under any other previous law of the company law, that means companies act 1956। और बॉडी कॉर्पोरेट से हमारा मतलब है कि ये जो कंपनी है ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एज वेल एज कंपनीज जो हमारी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उन कंपनीज ने इंडिया के अंदर अपने कुछ ऑपरेशंस शुरू किए हुए हैं। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी से एक वाइडर टर्म होती है जिसमें कंपनीज तो शामिल हैं ही और कंपनीज के अलावा अदर पर्संस लाइक सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह के कॉर्पोरेट्स भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर ना रजिस्टर्ड होते हुए किसी दूसरे एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, बट स्टिल दे आर बॉडी कॉर्पोरेट। तो डायरेक्टर अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को जिसमें वो खुद डायरेक्टर है अगर उन्हीं को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो फिर वो रिवर्स चार्ज के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कौन सी सर्विसेज, तो यहाँ पे ये प्रिज्यूम किया जाता है, जो इंटरप्रिटेशन निकल के आती है कि किसी भी तरह की सर्विस, चाहे वो अपनी बिल्डिंग को रेंट पे दे तो रेंटल सर्विसेज हो गई, या वो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे, या बोर्ड मीटिंग्स के अंदर आके बैठे सिटिंग करे और सिटिंग फीस ले, तो इन तरह की सर्विसेज के बदले में जो भी वो रेम्युनरेशन, जो भी वो फीस चार्ज करते हैं उन फीस के ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। डायरेक्टर्स को यहाँ पे हम समझें कि 3 कैटेगरी के अंदर कुछ डायरेक्टर्स हैं जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कहते हैं। उनको मिलने वाला रेम्युनरेशन जो कि सैलरी के अंदर आता है, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वहां पर क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है,
इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। नंबर 2, जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जो रेंडमली आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशंस में शामिल नहीं होते और बदले में अपनी फीस चार्ज करते हैं, तो वहां पे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होती। इसी तरह से कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है इन सर्टेन फील्ड्स, या फिर कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ की वजह से उनको कंपनीज के अंदर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, वो भी डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर शामिल नहीं होते। तो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जनरली बदले में अपनी फीस लेते हैं, आइदर कंसल्टेंसी फीस और सिटिंग फीस, तो उनके ऊपर तो रिवर्स चार्ज लगेगा। बट जो होल टाइम डायरेक्टर्स कंपनी को अपनी फुल टाइम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बनता है या नहीं बनता? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम CGST एक्ट के शेड्यूल नंबर 3 में जाते हैं तो उसमें बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट जो भी सर्विसेज देता है उसे GST के दायरे से बाहर रखा गया है। वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाती है और ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है। बट अभी कुछ रिसेंट रूलिंग्स आई हैं, जैसे क्ले क्राफ्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि 20 फरवरी 2020 को रूलिंग आई। उसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को मानने से मना कर दिया। ऑनरेबल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का यह मानना है कि अगर डायरेक्टर अपनी कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो उसके ऊपर RCM लगेगा। दे डिनाइड द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सिमिलर रूलिंग 2019 के अंदर भी आई थी, सितंबर 2019 के अंदर भी। उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही माना गया कि डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं हैं, तो इसलिए अगर वो रेम्युनरेशन एज अ सैलरी भी ले रहे हैं तो वो सर्विस ही मानी जाएगी और उसके ऊपर GST लगेगा। हालांकि पुरानी रिजीम के अंदर ऐसा नहीं होता था। इन्हीं से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, या आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करें होल टाइम डायरेक्टर के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, होल टाइम डायरेक्टर्स जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कहलाते हैं। नंबर 2, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहलाते हैं, जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको कंपनी का एम्प्लॉय नहीं माना जाता। नंबर 3, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो एप्रोप्रिएट स्किल, एक्सपीरियंस या नॉलेज पोजेस करते हैं किसी स्पेसिफाइड फील्ड में, लाइक फाइनेंस में या अदर लॉ में, उनको भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं माना जाता, क्योंकि वो कंपनी के सुपरविजन या कंट्रोल के अंदर काम नहीं करते, वो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं। कुछ सर्विसेज की मैंने बात करी, जैसे रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अगर डायरेक्टर अपनी कोई प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पर दे रहा है तो उसके ऊपर RCM लगेगा। द आंसर इज यस। अगर डायरेक्टर सिटिंग फीस चार्ज कर रहा है कंपनी से तो क्या उसके ऊपर RCM लगेगा? आंसर इज यस। अगर कोई डायरेक्टर अपनी एडवाइस दे रहा है और कंसल्टेंसी फीस ले रहा है उसी कंपनी से जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, तो क्या उसके ऊपर RCM लगेगा? आंसर इज यस। बट क्वेश्चन है कि क्या होल टाइम डायरेक्टर जो कंपनी में डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, क्या उसके ऊपर भी RCM लगेगा? जैसा कि मैंने बताया कि रिसेंट रूलिंग जो आपके सामने है अभी स्क्रीन पर, क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, जिसमें ऑनरेबल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ऑफ राजस्थान ने रूलिंग दी कि यस इसके ऊपर RCM लगेगा। उन्होंने मना करा कि डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं हैं। इसी तरह से सिमिलर व्यू लिया गया एल्कन कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की ये सेम पैरामीटर्स के ऊपर डिसीजन था कि यस कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं हैं और जो वो कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं उनके ऊपर RCM के अंदर GST लगना चाहिए। बट फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना नहीं है। ऑनरेबल अथॉरिटीज ने जो भी रूलिंग दी है वो उन्हीं एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल है जिन्होंने वो रूलिंग ली है। हालांकि डिपार्टमेंट के जो GST ऑफिसर्स हैं वो उन अथॉरिटीज को उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी रूलिंग्स को मानना पड़ेगा।
उस तरीके से वो हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर जो कंपनी के डायरेक्टर्स को सैलरी मिल रही है कंपनी से, उसके ऊपर वो जीएसटी की लायबिलिटी निकाल कर भेजें। बट अगर हम दूसरे एक्ट के अंदर जाकर देखें तो ऐसा नहीं महसूस होता कि डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। वो डायरेक्टर्स जो फुल टाइम वहीं पर अपना टाइम डिवॉल्व करते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं और बदले में वो सैलरी विड्रॉ करते हैं। अगर हम कंपनीज एक्ट के अंदर जाकर देखें तो वहां पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कंपनी के बाय लॉज होते हैं वहां पे डायरेक्टर्स के साथ किए गए सर्विस एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया होता है। इसी तरीके से जब कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज की एनुअल फाइलिंग की जाती है उसके अंदर भी डायरेक्टर्स को बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन कितनी सैलरी और कमीशन दी गई है उसके बारे में डिस्क्लोजर मांगा जाता है और दिया भी जाता है। सिमिलरली अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें उसके अंदर एक चैप्टर होता है हेड ऑफ सैलरी, जिसके अंदर एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई भी रेम्युनरेशन देता है इन एनी फॉर्म बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड तो वो सैलरी के अंदर आता है, प्रोवाइडेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो या मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन वहां पे एस्टेब्लिश हो। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीडीएस प्रोविजंस भी हैं जिसके तहत सैलरी के ऊपर टीडीएस काटा जाता है, और जब हम डायरेक्टर्स को सैलरी पे करते हैं तो कंपनी उनके ऊपर टीडीएस काट के उसको अकॉर्डिंगली जमा भी कराती है। सिमिलरली एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉइज माने जाते हैं। अगर उनके ऊपर जो भी एज पर द लॉ कंट्रीब्यूशन बनता है तो वो कंपनी को कंट्रीब्यूशन जमा कराना चाहिए। तो एक तरफ तो जो इंडिया के अदर इंपॉर्टेंट लॉज हैं as well as GST is also important, वहाँ GST के अंदर ओपिनियन कुछ हो रहा है बट अदर लॉज के अंदर ओपिनियन कुछ हो रहा है। बट GST से रिलेटेड अगर हम पिछले रिजीम के अंदर जाएं सर्विस टैक्स लॉ के अंदर, सर्विस टैक्स लॉ के अंदर भी यही माना जाता था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं और वो कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो मिलने वाली उनको सैलरी या कमीशन बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन जो मिलता है उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरीके से प्रीवियस रिजीम सर्विस टैक्स के अंदर सर्कुलर भी इशू किया गया था इससे रिलेटेड इन 2009, जिसके अंदर डायरेक्टर्स को मिलने वाले रेम्युनरेशन के ऊपर सर्विस टैक्स लगाने से मनाही की गई थी। तो उनसे रिलेटेड कुछ केस मैं आपके सामने रखता हूं आपके स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ईस्ट वाइल सर्विस टैक्स लॉ के अंदर कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स दी हुई हैं एलाइड ग्राइंडर्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड की। इसके अंदर ये माना गया था कि अगर डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन दिया जाता है और जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उनको फॉलो किया जाता है, लाइक उनके ऊपर टीडीएस काटना या उनके प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स जमा कराना या फिर अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अगर उसके ऊपर फॉलो किए जाते हैं तो वो कंपनी के एम्प्लॉइज ही माने जाते हैं। सिमिलर व्यू रखा गया था एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के केस के अंदर और सीबीआईसी की जो क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नंबर 115 जो 2009 में आया था, आप इनको रेफर कर सकते हैं। तो हालांकि डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन जरूर आनी चाहिए, अदरवाइज ये बिग लिटिगेशन केस बन जाएगा आगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूं।